हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा ट्रांसलेशन का ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखेंगे इनहिबिटर देखते हैं। फिर CSIR नेट में कुछ ऐसे भी टॉपिक आते हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, मतलब कि प्रोटीन के सिंथेसिस होने के बाद भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो उनके बारे में भी हम देख लेंगे। मगर छोटे माइनर एग्जाम्स में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो है वो ना के बराबर आता है। यदि आप सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेन फोकस करेंगे आप पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की, है ना। ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन को अवॉइड करेंगे तो भी चल जाएगा, बट यहाँ पे जो दो प्रोटीन के एग्जाम्पल बताऊंगा उसको थोड़ा बहुत आपको देखना होगा, ठीक है ना। चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखना, इनहिबिटर्स की बात कर रहा हूं। ये इनहिबिटर तो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, ठीक है ना, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। याद रखना कि इनहिबिटर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे टॉक्सिन का, जैसे कि एक्सोटॉक्सिन, ठीक है ना, जैसे टिटेनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो याद रखना बेटा कि मोस्टली जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स आर कैसे होते हैं बेटा, एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है ना। एक्सो क्या होते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हैं जो स्पेसिफिकली इसको रिलीज करते हैं, जैसे कि एक हो गया तुम्हारा टिटेनस, एक हो गया तुम्हारा डिप्थीरिया, ठीक है ना। ये लोग जो है वो एक्सोटॉक्सिन की तरह काम करते हैं। तो ये तो बात होगी एक्सोटॉक्सिन की। अब क्या क्या इनहिबिटर है उसको थोड़ा देख लो। सबसे पहले नंबर में आता है बेटा रिसीन। क्या आएगा सबसे पहले, रिसीन आता है। ये क्या करता है, हमारे राइबोसोम के, देखो ये हमारा mRNA है, ये हमारा स्मॉल यूनिट और ये है लार्ज यूनिट। तो लार्ज यूनिट में आके ये बाइंड कर लेगा, ये लो, ठीक है। ये रिसीन जो है आके क्या कर लिया, बाइंड कर लिया। और रिसीन बाइंड करके क्या करता है बेटा, तो ये 60s यूनिट ऑफ राइबोसोम से बाइंड करते हैं और डीप्यूरिनेशन को प्रमोट करते हैं, मतलब कि इलोंगेशन को क्या कर देंगे, ये इनिबिट करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, दो चीजों को याद करना होगा। कहाँ बाइंड करता है, एक बात तो देखो, बाइंड टू 60s, है ना भाई, 60s यूनिट, 60s यूनिट ऑफ राइबोसोम, एक बात होगी। और ये क्या प्रमोट करता है, एंड प्रमोट, क्या प्रमोट करेगा, तो प्रमोट करने वाला जो पॉइंट है मैंने बताया था डी प्यूरिनेशन, इसको याद रखेंगे। डी प्यूरी के आई है, ठीक है। आई नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, आई क्यों बोलेंगे, इसको ई बोलेंगे। ओके, डी प्यूरिनेशन, डी प्यूरिनेशन, ठीक है। ये डी प्यूरिनेशन के प्रोसेस को क्या करते हैं बेटा, प्रमोट करते हैं और इलोंगेशन को इनिबिट करेंगे। तो यहाँ पे नोट कर देता हूं, इनिबिट इलोंगेशन, ठीक है। इलोंगेशन को इनिबिट करने का काम हमारा क्या है, रिसीन का होता है। सेकेंड नंबर में आ जाएगा आपका वही डिप्थीरिया। चलो देख लेते हैं कि भाई डिप्थीरिया का काम क्या है। तो डिप्थीरिया क्या करता है बेटा, इनिशिएशन फैक्टर 2 को इनिबिट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा की पॉइंट ही लिख देता हूं, इनिबिट द एक्टिविटी ऑफ, इनिबिट द एक्टिविटी ऑफ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, ठीक है। इसमें जाके क्या कर देता है, एडीपी राइबोसाइलेशन कर देता है। एडीपी राइबोसाइलेशन के प्रोसेस के थ्रू ये इस कंपोनेंट को क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। और कौन से लोकेशन में करता है, तो हिस्टिडीन रेसिड्यू में करेगा। हिस्टिडीन रेसिड्यू में ये उसको क्या करता है बेटा, प्रमोट करता है, ठीक है। ये तो बात हो गई तुम्हारे एक्सोटॉक्सिन की बात। अब थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में। ये दो इनिबिटर हैं जो कि टॉक्सिन में आएंगे। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स एक तरह का क्या है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, ये है ना भाई। ये क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही सिंथेसाइज हो रहा है। तो याद रखना बेटा,
एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए जो केमिकल सिक्रीट करता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिक्रीट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक्स बोलेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको कौन सिंथेसाइज कर रहा है? तो ये देखो, सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया। हर एक बैक्टीरिया नहीं बनाता, कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर बैक्टीरिया एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर बैक्टीरिया। यहाँ पे सिंपल सी बात है, नेचुरल सिलेक्शन वाला जो हम पढ़ते हैं ना, वही वाला ही बात है। अभी जब तक ये बैक्टीरिया अकेला था तब तक चल रहा था, मगर अब ये बैक्टीरिया के साथ में कोई दूसरे बैक्टीरिया भी आ गए हैं। यहाँ पे मान लो रेड कलर का बैक्टीरिया है, ये ए है, ये बी है। तो ए क्या करेगा? कुछ केमिकल सिक्रीट करेगा। ये लोग केमिकल सिक्रीट किया, ये केमिकल बी को क्या कर देगा? मार देगा, किल्स कर देगा। तो भाई ऐसा केमिकल कंपाउंड जो दूसरे बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या कर दे? इनहिबिट करे, उसको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। इसको बनाने वाला भी खुद कौन होता है? बैक्टीरिया ही होता है। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, साइक्लोहेक्सिमाइड हो गई, क्लोराम्फेनिकॉल हो गए। इन सब के बारे में लाइन बाय लाइन याद करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये इनहिबिटर्स किस जगह को इनहिबिट करने का काम करते हैं। सबसे पहले इसका ट्रिक है बेटा एस और टी। ठीक है, एस का मतलब हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका नाम है तुम्हारा स्ट्रेप्टोमाइसिन। और टी का मतलब हो जाएगा बेटा टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा। अब ये दोनों किस मोड में काम करते हैं उसको हमको देखना है। वही दोनों का मोड एक साथ याद करना पड़ता है। टेट्रासाइक्लिन 30S यूनिट को इनहिबिट करता है और तुम्हारा स्ट्रेप्टोमाइसिन भी जो है वो 30S यूनिट को ही इनहिबिट करता है, मगर दोनों कंडीशन में अलग अलग जगह पे होगा, अलग अलग टाइप के आरएनए कंडीशंस हो गए। तो देखो, सबसे पहले क्या बता रहा हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन का बताता हूँ। ये इनहिबिट करता है तुम्हारे 30S राइबोसोम को और प्रमोट करता है बेटा मिस रीडिंग ऑफ एमआरएनए, मतलब एमआरएनए के कोड को सही ढंग से ना पढ़ने को प्रमोट करने वाला कौन है? ये तुम्हारा पहला कंपोनेंट है जिसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम है इसका। क्या नाम है इसका? स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम है। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन का देख लेते हैं फंक्शन। सबसे पहले एक एक को याद करते जाना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है बेटा? इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ the activity of 30S राइबोसोम। ठीक है, 30S यूनिट ऑफ राइबोसोम से जाके बाइंड करता है और उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। और दूसरा काम क्या है? तो भैया उस जगह पे प्रॉपरली बाइंड करके, है ना, उस पर्टिकुलर लोकेशन में बाइंड करके क्या करता है? मिस रीडिंग को प्रमोट करता है। तो इसका दूसरा काम हो जाएगा तुम्हारा प्रमोट द मिस रीडिंग ना। ठीक है, मिस रीडिंग को ये प्रमोट करता है। ठीक है, मिस रीडिंग ऑफ एमआरएनए को प्रमोट करता है। तो सीक्वेंस तो पूरा बदल जाएगा, इसमें दिक्कत हो जाएगी। सेम कंडीशन यहां भी आएगा, ये भी बाइंड करता है, बाइंड टू 30S यूनिट ऑफ राइबोसोम। 30S यूनिट ऑफ राइबोसोम से ये क्या करता है? बाइंड करता है और बाइंड करके क्या करेगा? इनहिबिट दी बाइंडिंग ऑफ चार्ज डीएनए, सॉरी चार्ज आरएनए। तो bind to the 30S unit of ribosome, okay, and inhibit, ये मेन है आपका, and inhibit, right, inhibit the binding of, कहाँ बाइंडिंग से? तो बाइंडिंग ऑफ चार्ज टीआरएनए, जो अमीनो एसिड लेके आ रहा था उसको बाइंडिंग से क्या कर देता है? रोक देता है। ठीक है, अमीनो एसाइल टीआरएनए बोलेंगे ना, चार्ज टीआरएनए मतलब क्या हो जाएगा? अमीनो एसाइल टीआरएनए, इसको क्या करता है? वो रोक देता है। ये बात हो गई तुम्हारे टेट्रासाइक्लिन की।
सिंपल सी बात है, ये तुम्हारा स्मॉल और ये तुम्हारा क्या है, लार्ज। स्मॉल यूनिट या 30s से आके बाइंड किया, और बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, तो इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ चार्ज टीआरएनए। और चार्ज टीआरएनए कहाँ बाइंड कर रहा है, मान लो ए साइड पे, तो ए साइड के बाइंडिंग को क्या करेगा, रोकेगा, इनहिबिट करेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका क्या होता है बेटा, रेगुलेशन होता है। तीसरे नंबर में आता है हमारा टेट्रासाइक्लिन। तो क्या आएगा, टेट्रासाइक्लिन आएगा। आप इसको कई बार पढ़ चुके होंगे कि भाई टेट्रासाइक्लिन एक तरह का हमारा मार्कर की तरह भी काम हम यूज करते हैं इसको। टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोराम्फेनिकॉल हो गया, साइक्लोहेक्सेमाइड, इन सबका अपन सेम पर्पस में अपन यूज करते हैं। ठीक है। टेट्रासाइक्लिन जो है, अब देख लो, पहला वाला भी 30s से बाइंड किया, दूसरा वाला भी 30s से बाइंड किया, टेट्रासाइक्लिन। तो दोनों कंटिन्यूअस में इसीलिए एक साथ बनाया इसको। ये भी बाइंड करता है, बाइंड टू 30s यूनिट, 30s यूनिट ऑफ राइबोसोम से क्या करता है, बाइंड करता है। और बाइंड करके क्या करेगा, अरे टेट्रासाइक्लिन तो अपन लिख चुके हैं क्या, टेट्रासाइक्लिन डबल हो गया। एक मिनट भाई, काई को डबल होता है रे बाबा, इसको हटा दो। टेट्रासाइक्लिन के बाद आएगा तुम्हारा क्लोरैम्फेनिकॉल। ठीक है। क्लोरैम्फेनिकॉल जो है वो बाइंड करता है 50s से, लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड टू 50s। 50s किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में होता है। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में जाके बाइंड करता है कौन, क्लोरैम्फेनिकॉल। एक बात। दूसरी बात, जो तुम्हारा साइक्लोहेक्सिमाइड है, साइक्लोहेक्सिमाइड है, ये साइक्लोहेक्सिमाइड भी जो है वो लार्ज यूनिट से बाइंड करता है। तो यहाँ पे देखो, बाइंड टू 50 ना होगा कि यूकैरियोटिक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60s। ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो है एक ही काम करते हैं, क्या करते हैं, इनहिबिशन ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ठीक है। ये किसको इनहिबिट करेंगे, तो ये नोट कर देता हूं, इनहिबिशन ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज से जाके बाइंड करता है, और 50s और 60s के फंक्शन को रोक देगा। अल्टीमेटली हमारा पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो भी क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है। ये कितना हो गया बेटा, 4 हो गए टोटल। अब 5th नंबर में आता है तुम्हारा साइक्लोहेक्सिमाइड के बाद प्यूरोमाइसिन। क्या नाम है इसका, प्यूरोमाइसिन। ये प्यूरोमाइसिन के पास तो सबसे अलग नेचर होता है, इनके पास ना होमोलॉगस 3 प्राइम एंड होता है। ठीक है ना। ऐसा लिख सकते हैं, होमोलॉगस टू 3 प्राइम एंड ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है ना, 3 प्राइम एंड ऑफ अमाइनो एसिड से ये जाके क्या करेगा, अमाइनो एसिड बोल रहा हूं मैं, एक मिनट, कैसे हो रहा है भाई, गड़बड़ कैसे हो रहा है, अमाइनो एसिड से नहीं भैया, 3 प्राइम एंड जो है वो होमोलॉगस होता है। ठीक है, होमोलॉगस तो 3 प्राइम एंड ऑफ द टीआरएनए 3 प्राइम एंड से ये क्या है, होमोलॉगस होते हैं। कौन, प्यूरोमाइसिन। तो भैया ये क्या करेगा, गेट बाइंड टू ए साइड, एंटी साइड है, ए साइड ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज से जाके क्या कर लेता है, बाइंड करने का काम ये स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से टोटल यहाँ पे 2 मैंने आपको बताया कि पैथोजन का यूज भी कर सकते हैं, और सेकेंडरी जो था, मेन था, वो आपका क्या था, एंटीबायोटिक लेवल पे था। ठीक है। चलो, ये तो समझ में आ गया कि भैया ये होमोलॉगस होता है 3 प्राइम एंड के। ठीक है ना।
किसके भैया, तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज के साथ में जाके बाइंड करेगा और क्या करता है, तो टर्मिनेट कर देता है। क्या करेगा भाई, तो टर्मिनेशन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। एक याद रखना, प्यूरोमाइसिन जो है वो दोनों में काम करता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो। मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूं, इनहिबिट ट्रांसलेशन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में ये क्या करता है, यस, दोनों प्रोसेस को रोकने का काम ये करेगा। ठीक, चलिए ये तो बात हो गई इनहिबिटर्स की। हेडिंग पुट करते हैं बेटा, ट्रांसलेशनल रेगुलेशन। ट्रांसलेशनल रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन कब होगा, ट्रांसलेशनल प्रोसेस में होगा। ठीक है, ये ट्रांसलेशनल रेगुलेशन जो है वो दो लेवल पे हमको पढ़ना है। यहाँ दो लेवल पढ़ना है, एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एक जो हम पढ़ चुके हैं एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और एक है आपका ग्लोबल रेगुलेशन। एक है आपका क्या, ग्लोबल रेगुलेशन, ट्रांसक्रिप्शन स्लैश ट्रांसलेशन। ठीक है ना, ये दो तरीके से। चलिए पहला टाइप देखते हैं, ट्रांसलेशन। एक तरह से एग्जांपल नया पेज से दिखला देता हूं आपको। पहला जो एग्जांपल देखेंगे रेगुलेशन का, वो ट्रांसफेरिन का है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन। ठीक है, ट्रांसफेरिन को हम बोल देंगे ट्रांसफेरिन टी, और फेरिन का एफ, टी एफ बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन तुम लोग देखो, पहले ये चीजें समझ में आ जाएगी आपको। मान लो ये सेल है बेटा, ठीक है, ये सेल है। अब सेल में हमको दो कंडीशन बनाना है। यदि सेल के अंदर में आयरन की कमी हो गई तो, ठीक है ना, सेल के अंदर में आयरन की कमी हो गई तो, या फिर सेल के अंदर में आयरन का एक्सेस हो गया तो, दो कंडीशन बनेगी। अब बताओ भाई, यदि कम हो गया तो ये रिसेप्टर आएगा, राइट, और यदि बढ़ गया तो ये रिसेप्टर इसको बाहर निकालेगा। ठीक, क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, सुनना ध्यान से। मैंने बोला कि जब आयरन की कमी हो जाएगी तो आयरन कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। कब जाएगा, जब यहाँ पे आयरन ज्यादा होगा और यहाँ पे कम। इसके जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ से आयरन बाहर निकल जाएगा यदि उसके पास आयरन ज्यादा है। दो कंडीशन हो गई। ठीक, चलो पहला कंडीशन क्या बोला, यदि आयरन जो है वो कम है, कहाँ, इनसाइड सेल में, तो, और यहाँ पे यदि आयरन जो है वो कैसा है, ज्यादा है बेटा, कहाँ, इनसाइड सेल, इनसाइड सेल में है। अब दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे। तो यदि आयरन की कमी हो जाएगी तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा ट्रांसफेरिन। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसफेरिन। और ये ट्रांसफेरिन क्या करता है बेटा, आयरन के लेवल को बढ़ाता है सेल के अंदर। और जैसे ही ये लेवल बढ़ जाएगा, जो इसका ट्रांसलेशन हो रहा था, ठीक है, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे लिखते जाना है। यदि आयरन का एक्सेस हो गया बेटा तो यहाँ पे आएगा ट्रांसफेरिन आएगा, ये ट्रांसफेरिन बोलता हूँ, फेरिटीन आएगा। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन किसका होगा, ट्रांसलेशन ऑफ फेरिटिन, ठीक है ना, फेरिटिन। फेरिटिन का क्या होगा यहाँ पे, ट्रांसलेशन, और वो जो है तुम्हारे आयरन के लेवल को क्या कर देगा, कम कर देगा। और जैसे ही कम होगा यहाँ पे इसका जो ट्रांसलेशन हो रहा था, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा बेटा, स्टॉप हो जाएगा। मतलब ये दो तरीके से इसमें क्या होता है, रेगुलेशन जो है वो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे होगा उसको देख लो। रेगुलेशन
किसके थ्रू होता है? IRE के थ्रू होता है, इंसर्शनल रीजन, ठीक है ना, इंसर्शनल रीजन के थ्रू होगा। तो IRE ऑफ द साइट ऑफ mRNA, ठीक है, ऑफ द साइट ऑफ mRNA present in 5 prime end और 3 prime end at untranslational region, UTR रीजन में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? ये बाइंडिंग को अलाउ करेगा बेटा, अलाउ द बाइंडिंग ऑफ IREP, पी मतलब हो जाएगा प्रोटीन। ये लो, ये एक प्रोटीन है जिसका नाम है IREP, ठीक है। दो कंडीशन हो जाएगा, या तो ये क्या होगा, ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या तो हो सकता है कि ये बाउंडेड फॉर्म में, बाउंडेड विथ Fe2+, ठीक है। यदि ये फ्री फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। यदि ये बाउंडेड फॉर्म में है तो इनएक्टिव हो जाएगा। ये दो कंडीशन है तुम्हारे प्रोटीन के, ठीक है ना। अब देखना पहला रेगुलेशन कैसे हो रहा है उसको देखना। मान लो ये हमारा mRNA है, ये तुम्हारा 5 प्राइम, ये तुम्हारा 3 प्राइम, ठीक है। और यहाँ पे एक बाइंडिंग साइट है, ये लूप है, एक बाइंडिंग साइट। अब क्या हो रहा है? कंडीशन देखना। मान लेते हैं कि यहाँ पे आयरन का लेवल बढ़ गया है, ठीक है ना। पहला कंडीशन बना देते हैं, आयरन का लेवल जो है वो बढ़ गया है। तो जैसे ही आयरन लेवल बढ़ेगा, है ना भाई, आयरन लेवल बढ़ गया है, तो आयरन क्या करेगा? आयरन जाके बाइंड करेगा इस प्रोटीन से। ये लो बाइंड कर गया, ये बाइंड कर गया Fe2+। और बाउंडेड फॉर्म में यदि हम बात करें तो बाउंडेड फॉर्म कैसा होता है बेटा? इनएक्टिव होता है। ये क्या होता है? इनएक्टिव होता है। तो इनएक्टिव फॉर्म कभी बाइंड कर पाएगा क्या? नहीं, नो बाइंडिंग। यदि बाइंडिंग नहीं हुई, ठीक है, यदि बाइंडिंग नहीं हुई तो इस कंडीशन में क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा एक प्रोटीन का, ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल प्रोटीन का। इस प्रोटीन का नाम है बेटा फेरिटिन। क्या नाम है? फेरिटिन नाम, ठीक है। अब देख लो यहाँ आयरन के एक्सेस से IREP क्या हो गया? इनएक्टिवेट हो गया। IREP इनएक्टिवेट हो गया तो बाइंडिंग नहीं हुई, और बाइंडिंग नहीं हुई तो क्या बन गया? फेरिटीन बन गया, ठीक है, ये फेरिटीन बन गया। चलो इसी को उल्टा कर देता हूं मैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा mRNA है, एक ऐसा लूप वाला बना देता हूं। ये हमारा 5 प्राइम, ये हमारा 3 प्राइम, और यहाँ पे हम आयरन की कमी कर देते हैं, Fe2+ की कमी है। तो कमी है तो क्या होगा? देखो, कमी है मतलब ये कि हमारा IREP जो है वो एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, आयरन नहीं है। तो आयरन नहीं है तो ये क्या करेगा? जाके बाइंड कर लेगा। ये लोग, ये जाके बाइंड कर गया, और जैसे ही बाइंड करेगा ये इनिबिट कर देगा किसको? ट्रांसलेशन के प्रोसेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? इनहिबिट हो जाएगा, इनहिबिट ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस को क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया। जस्ट इसके उल्टा भी एक होता है, देखो, यदि मान लो Fe2+ कम है एक लेवल, यहाँ मान लेते हैं Fe2+ जो है वो ज्यादा है। दो कंडीशन बनाए थे, ये 5 प्राइम, ये हमारा mRNA है, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये हमारा mRNA है, और ये 3 प्राइम, ठीक है। अब आयरन कम है, देखो आयरन कम है तो IREP जो है वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि फ्री फॉर्म हो, ठीक है, फ्री फॉर्म हो, और फ्री फॉर्म में जाके क्या कर लेगा? बाइंडिंग कर लेगा ऐसे। और यदि ये बाइंडिंग किया, ठीक है,
यदि ये बाइंडिंग किया लेवल कम है तो ये बना लेगा, बाइंडिंग करने से बन रहा है यहाँ पे, जबकि पहले में देख लो बाइंडिंग ना होने से फेरिटीन बन रहा था, यहाँ पे बाइंडिंग करने से क्या बन जा रहा है, ट्रांसफेरिन बन रहा है। ये बन गया ट्रांसफेरिन का, क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है ना। ठीक, मगर यहाँ ऐसा नहीं होगा, देखो आयरन ज्यादा है तो ये तुम्हारा IREP जो है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ बाइंड कर गया है कौन, ये कौन है, Fe2+ के साथ बाइंडिंग है, तो ये तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। बाइंड करेगा क्या, नो बाइंडिंग। यदि इसकी बाइंडिंग नहीं हुई तो यहाँ पे ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, नो ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा भाई, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो ये तुम्हारा हो गया। अब उल्टा है, देखो ना, एक याद रखना, जब आयरन का एक्सेस हो जाएगा तो इनएक्टिव हो जाएगा तुम्हारा IREP, और IREP के इनएक्टिव से फेरिटीन बनता है, एक बात। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिव होने के बाद बाइंडिंग होने से ट्रांसफेरिन का यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे याद रखना, पॉइंट बता दे रहा हूं कि जैसे ही बाइंडिंग हुआ, बाइंडिंग ऑफ IREP at 5 prime end of UTR रीजन, ठीक है, 5 प्राइम एंड ऑफ UTR रीजन से यदि बाइंड करता है तो ये इनिबिट करेगा किसको, फेरिटीन को। तो इनिबिट करेगा, इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ फेरिटीन, ठीक है, फेरिटीन के सिंथेसिस को रोक देगा। अब 3 प्राइम से हुआ तो ये देख लो, बाइंडिंग ऑफ IREBP, या बाइंडिंग प्रोटीन बोल सकते हैं, टू दी 3 प्राइम एंड ऑफ UTR। यदि वो 3 प्राइम एंड ऑफ UTR से बाइंड करता है तो ये जो है वो इनिबिट नहीं करेगा, वो प्रमोट कर देगा, ठीक है ना। प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफेरिन, ठीक है, ट्रांसफेरिन के सिंथेसिस को क्या करेगा, ये प्रमोट करने का काम यहाँ पे करेगा, ठीक है। चलो, एक छोटा सा रेगुलेशन है हमारा, mTOR रेगुलेशन बोलते हैं इसको। रेगुलेशन को आज मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है। चलिए भाई, सेकेंड रेगुलेशन है बेटा जिसको बोलते हैं ग्लोबल रेगुलेशन। क्या बोलेंगे इसको, ग्लोबल रेगुलेशन। ये तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है भाई। ग्लोबल रेगुलेशन रेगुलेटेड बाय mTOR, ठीक है। mTOR क्या है, तो mTOR एक तरह का जी प्रोटीन है बेटा। क्या है, जी प्रोटीन है। इनके पास काइनेज एक्टिविटी होती है। जी प्रोटीन के पास क्या है, तो काइनेज एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी कहाँ पे यूज करता है, तो भैया एक्टिविटी रेगुलेटेड बाय अनदर प्रोटीन। देखना, तो एक्टिविटी रेगुलेट होगा किसके थ्रू, तो रेगुलेटेड बाय अदर प्रोटीन, अदर प्रोटीन के थ्रू रेगुलेशन होगा, जिसका नाम है बेटा रे बी। ये रे बी प्रोटीन है। व्हेन इट इज GDP बाउंडेड, ये यदि कैसा हो, GDP बाउंडेड हो या फिर GTP बाउंडेड हो, दो कंडीशन हो सकते हैं। जब ये GDP बाउंडेड होगा तो ये होता है इनएक्टिव, और जब ये GDP से बाइंड हो जाता है तो ये हो जाता है एक्टिव। इस तरीके से इसमें क्या चलता है बेटा, रेगुलेशन चलता है। क्या होता है देखना, जैसे ही तुम्हारा रे बी प्रोटीन जो है, पहला काम देखो, तुम्हारा रे बी प्रोटीन जो है वो बाइंडेड है किससे, GTP से, तो ये एक्सप्रेशन को प्रमोट करेगा किसके, mTOR के, ठीक है। mTOR का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और mTOR के लेवल बढ़ने से ये रेगुलेट क्या करता है देखना, ये तुम्हारे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E में बिस फॉस्फेट, मतलब कि
फास्फोराइलेशन होने के कारण ये जो इनएक्टिव है इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन आ रहा है, एमटॉर आ रहा है। तो एमटॉर क्या करेगा, फॉस्फेटेज एक्टिविटी यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को हटा देगा भाई। तो देखो जीडीपी का यूज किया और ये जीडीपी बना, और ये जो है बिस फॉस्फेट में एक फॉस्फेट को और ऐड कर देगा, ठीक है, फास्फोराइलेशन कर देगा। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E में बिस फॉस्फेट था, एक फॉस्फेट यहाँ पे और हो गया, ऐड हो गया। अब उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा बिस फॉस्फेट एंड फॉस्फेट है ये क्या हो जाएगा, रिमूव, और ये अल्टीमेटली बन जाएगा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E, जो कि कौन से फॉर्म में होगा, एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो भाई इसको यदि एक्टिवेट करना है तो एक बार फास्फोराइलेशन और एक बार क्या करना पड़ता है, डीफास्फोराइलेशन का प्रोसेस यूटिलाइज करना पड़ता है। ये तुम्हारा पहला रेगुलेशन था। सेकेंड रेगुलेशन जो है वो किसका है, तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 का है बेटा, ठीक है। ये जो तुम्हारा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 जो होता है, इसमें अल्फा बीटा गामा में से सबसे पहला जो अल्फा है बेटा, उसके सेरिन रेसिड्यू में, ठीक है, उसके सेरिन रेसिड्यू में अभी फिलहाल ये क्या है, इनएक्टिव मान लेते हैं। अब सेरिन रेसिड्यू में काइनेज एंजाइम आया और इसने क्या किया, फास्फोराइलेशन किया। तो ये देखो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 अभी इसके अल्फा डोमेन में, अल्फा में उसके सेरिन रेसिड्यू में हमने क्या कर दिया है, फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन के बाद में यहाँ पे देखना यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2B जो है वो आता है और इसको वापस इनएक्टिव करने का काम कर देता है। अभी ये क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है। अब इसको एक्टिवेट करना है तो कौन आएगा, 2B आएगा। और ये 2B क्या करता है, तो तुम्हारे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर जो 2 है ना भाई, उसके अल्फा में फास्फोराइलेशन था वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये वापस जो है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ये हो जाएगा रिमूव्ड, ये इनएक्टिवेट हो गया। तो एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन जो है इसका रेगुलेशन जो है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस ड्यूरेशन में ही क्या होता है, रेगुलेट होता है, ठीक है। तो ये एमटॉर जो है वो दो तरीके से हमने देखा, एक तो एमटॉर वाला देखा जिसमें रेब बी जो है वो एमटॉर को एक्टिवेट कर रहे हैं और एमटॉर जो है वो 4EBP में फास्फोराइलेशन करके अल्टीमेटली उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। दूसरा काम हमने देखा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 में कैसे एक्टिवेट होता है और उसको वापस इनएक्टिवेट कैसे करते हैं, ये तुम्हारा रेगुलेशन हो गया। एक बड़ा टॉपिक आ रहा है बेटा जिसका नाम है म्यूटेशन। क्या नाम है इसका, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का रेगुलेशन किस तरह से होता है, म्यूटेशन क्या है, कितने तरीके से इसको हमको पढ़ना है, तो कल इस टॉपिक को पूरा मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। याद रखना बेटा मोल बायोलॉजी में एक बच गया है तुम्हारा म्यूटेशन, और म्यूटेशन के बाद में एक बच जाएगा तुम्हारा रिपेयरिंग, ठीक है, रिपेयरिंग और एक रिकॉम्बिनेशन। 3 टॉपिक बच गया है, म्यूटेशन, रिपेयरिंग और रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। ये 3 टॉपिक खत्म होते ही तुम्हारा मोल बायोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और हमारे टोटल 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट, या तो हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे या तो हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, चलिए।